नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। आज एक टॉपिक है भाषा, मातृभाषा, व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति का अन्योनाश्रय संबंध। एक बार मुझे इस पर लेख लिखने को मिला था, तो मैंने इस पर कुछ लिखा, तो मैं सोचा कि आज इसी की चर्चा करें कि भाषा का, और ख़ास करके उसमें जो मातृभाषा होता है, उस मातृभाषा का जो व्यक्ति के साथ कैसा संबंध होता है, समाज के साथ उसका कैसा संबंध होता है, और फिर वो संस्कृति से कैसे जुड़ाव उसका होता है। इन तीनों का, चारों का, मातृभाषा, व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति का जो अन्योनाश्रय संबंध है, जो एक दूसरे के पर आधारित है, इन तीनों को एक दूसरे से हटाया नहीं जा सकता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली चर्चा करेंगे, चर्चा में हम तो अकेले ही हैं, लेकिन हम आप सभी को मान रहे हैं कि आप सब इस चर्चा का हिस्सा हैं। तो आप अपने विचार और कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो इस कमेंट में लिखिएगा, फिर हम उसका रिप्लाई देंगे। तो आप, ये पेपर है, ये पेपर छप चुका है, मातृभाषा, व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति का अन्योनाश्रय संबंध। ये एक शोध पत्र के रूप में आयन पत्रिका में छपी हुई है। तो चलिए आज इसकी भूमिका और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बता दें कि भाव के जो मोती होते हैं, फीलिंग्स जो होता है, ये जितने भी लिविंग क्रिएचर है सबको मिला होता है। ये नेचुरल गिफ्ट है। फीलिंग्स, इमोशंस, पैशंस जो है, ये सबको मिला हुआ होता है। तो इसकी शुरुआत मैं ऐसे किया हूं कि भाव के मोती तथा संग्रह की वृत्ति मनुष्य को ईश्वरीय उपहार स्वरूप प्रदान है। ईश्वरीय उपहार स्वरूप का मतलब यहाँ है नेचुरल गिफ्ट है, यानी कि जो फीलिंग्स की कैपेसिटी है और कलेक्शन की जो वृत्ति है, कलेक्ट करने की, चीज़ों को कलेक्ट करने की जो ये वृत्ति है, ये मनुष्य को नेचुरल गिफ्ट में मिले। ये नेचुरल गिफ्ट है, और इसी गिफ्ट के कारण, इसी उपहार के कारण मनुष्य अपनी भाषा, अपना समाज, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में सफल रहा है। वास्तव में देखा जाए तो हम भाषा के रूप में क्या किए हैं? भाषा के रूप में हम संग्रह किए हैं, ध्वनियों का संग्रह किए हैं, रूल्स रेगुलेशन का संग्रह किए हैं। समाज क्या है? वो भी तो एक संग्रह है। व्यक्तियों का संग्रह है, प्रथाओं का संग्रह है, रूल्स, नियम कानून का संग्रह है, और उन्हीं सब को जब मिला देते हैं तो एक संस्कृति का निर्माण होता है। तो व्यक्तियों के समूह से समाज तथा समाज के भौगोलिक स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए समाज की चेतना की उपज से संस्कृति का निर्माण हुआ है। व्यक्तियों के सह अस्तित्व से समाज बना है, और उस समाज ने अपने यहाँ की भौगोलिक स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए, अपने यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उसने अपनी संस्कृति को विकसित किया है। आप भौगोलिक स्थलाकृति से का तात्पर्य यहाँ से ये है कि आप देखिए, दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, वह नदियों के किनारे विकसित हुई है। क्यों? क्योंकि जब आदि मानव जब भटका करते थे, एक जगह भोजन की तलाश में, एक जगह से दूसरे जगह, या पशुपालन ही उनका जब मुख्य व्यवसाय था, तो वह जब एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे तो वो अपने निवास के लिए नदी को ध्यान में रखते थे। नदी को ध्यान में क्यों? क्योंकि वहां पर उनको पीने के लिए पानी मिल जाता था, पशुओं को पीने के लिए पानी मिल जाता था। और कृषि सभ्यता जब ये हुई, विकसित हुई, जब कृषि होने लगा, तो भी वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि वहां पर की जो भूमि होती है, नदी के किनारे जो आसपास की जो भूमि होती है, वो उपजाऊ भूमि होती है। तो भौगोलिक स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति ने अपनी सभ्यता संस्कृति का निर्माण किया है। उसके बाद तो मनुष्य अपनी संस्कृति को किस रूप में निर्माण किया है?
भाषा भोजन, व्यवहार, धर्म, कर्मकांड आदि से प्रदर्शित करता है। हम अपनी संस्कृति का परिचय, हम अपने समाज का परिचय कैसे देते हैं किसी को? हम अपने समाज का परिचय देते हैं अपनी भाषा से, अपने धर्म से, अपने संस्कार से, अपने कर्मकांड से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से हम किसी को अपना परिचय देते हैं कि हमारी संस्कृति में ये होता है। तो भाषा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखिए कि जितने भी मानवीय संबंध है वो बनते और बिगड़ते दोनों भाषा के कारण ही हैं। भाषा अगर ठीक है तो मानव जीवन में संबंध भी अच्छे रहेंगे, और अगर भाषा खराब है तो मानव जीवन में हर एक सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो हम अपना परिचय, अपने समाज का परिचय, अपनी संस्कृति का परिचय, अपनी परंपरा का परिचय, अपने कल्चर का परिचय जो है वो भाषा के रूप में, अपने संस्कार के रूप में, अपने कर्मकांड के रूप में, अपने धर्म के रूप में, अपने मान्यताओं के रूप में दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और आज मनुष्य जो है इतना जो तामझाम फैला रखा है इस पृथ्वी पर, जो भी किया है, इतना विकास जो मनुष्य किया है, उन सबके पीछे अगर देखा जाए कि एक चीज कोई बताए कि किस कारण से हम इतना विकसित हुए हैं, तो वही है भाषा। अगर मनुष्य के जीवन से भाषा को निकाल दीजिए तो मनुष्य जानवर रहेगा बस। भाषा ही एक ऐसा वरदान है, ऐसा उपहार है जिससे मनुष्य विकसित हुआ है। मतलब आदि मानव से लेकर के और महामानव की यात्रा में अगर कोई एक चीज चुनना हो तो भाषा है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता, मुझे पहले ही देना चाहिए। एक भाषा के बारे में जो मैं बता रहा था कि जितने भी मानवीय संबंध बनते और बिगड़ते हैं वो भाषा से ही होता है। आप गौर करिएगा कि जो व्यक्ति गूंगा है या बहरा है, उनका संबंध जल्दी किसी से खराब नहीं होता है। जिसके पास वाणी है उनका संबंध बहुत जल्दी किसी से खराब हो जाता है और बहुत जल्दी किसी से बन भी जाता है। जो लोग बोलते नहीं हैं, जो भाषा का ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, उनका समाज में जो संबंध होता है वो ना जल्दी बिगड़ता है और ना जल्दी बनता है। यानी उनको लिमिटेड रिलेशंस में गुजारा करना पड़ता है। ये देखा गया है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आगे मैं इसमें प्रयास किया हूं बताने का कि भाषा के विभिन्न रूप होता है। उसी विभिन्न रूप में एक रूप होता है मातृभाषा। अब ये जो मेरा पूरा का पूरा जो पेपर है ये मातृभाषा पर ही केंद्रित है। तो बीच बीच में हम भाषा और मातृभाषा दोनों को लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों का संबंध पहली भाषा से है। यानी मातृभाषा और मैं कहूँ और भाषा कहूँ तो आप ये समझिएगा, जो व्यक्ति सबसे पहले जो बोलने सीखता है, जिसका प्रयोग, जिसमें व्यक्ति का लालन पालन होता है, उसी को मातृभाषा कहते हैं। तो भाषा के विभिन्न रूपों में एक रूप जो है मातृभाषा है, जिसमें मनुष्य का लालन पालन होता है तथा उसी मातृभाषा में उसकी चेतना विकसित होती है। ये बात एकदम सत्य है कि आप जिस समाज में रहते हैं, आप उस समाज को ध्यान में रखकर ही आपकी चेतना विकसित होती है। उसी तरह आपकी भाषा भी विकसित होती है। आप देखिए हम कैसे समाज से कैसे हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है, हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। सही गलत, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन सब की जो हम व्याख्या करते हैं, इन सबको जो हम मान्यता देते हैं, वो सब कुछ जो है समाज पर निर्भर करता है। एक छोटी सी बात बताऊं, एक घटना बताऊं। एक बार हमारे क्लास में ये पूछा गया कि कोई ऐसा संस्कार बताइए जो आपके अनुसार गलत है लेकिन दूसरों के अनुसार सही है समाज में। तो सब लोगों ने अपनी अपनी अच्छी बात अपनी अपनी तरीके से अपने विवेक से बताया। उसमें मैंने कहा कि जो हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है हमारे समाज में, उसी में जो भिन्नताएं देखी जाती है वो समाज को बहुत बेहतरीन तरीके से चित्रित करता है। उदाहरण,
जो हिंदू धर्म है, हिंदू संप्रदाय है, और ख़ास करके जो हमारे तरफ है, जहाँ से जिस समाज से मैं आता हूँ, उस समाज में जब शादी विवाह किया जाता है तो कई पीढ़ियों को देखा जाता है। ऐसे संबंध जैसे मामा का घर कहाँ है ये भी देखा जाता है, गोत्र कौन है ये भी देखा जाता है, कौन सा देवता पूजे जाते हैं ये भी देखा जाता है। लेकिन ठीक हमारे ही गांव के बगल के गांव जो मुस्लिम का इलाका है, तो ये मुस्लिम में ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। वहां केवल सगा भाई बहन को छोड़ करके वो लोग शादी विवाह कर लेते हैं। तो ये उनका समाज है जो ये सब नहीं देख रहा है, लेकिन ये हमारा समाज है जो ये सब देख रहा है। तो एक ही भौगोलिक स्थलाकृति में, एक ही समाज में, एक तरह से कहें तो एक ही स्पीच कम्युनिटी में देखिए कि दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता जो इन संबंधों को ध्यान दे रहा है, और एक दूसरी मान्यता जो इन संबंधों को ध्यान नहीं दे रहा है। इस उदाहरण से मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मनुष्य की जो चेतना होती है, मनुष्य का जो मस्तिष्क और बौद्धिक क्षमता का जो निर्माण होता है, वह समाज को ध्यान में रख कर ही होता है। किसी को सही कहना और किसी को गलत कहना, ये निर्भर करता है कि आप किस समाज से आते हैं। और हर समाज में कुछ कुछ परंपराएं जो है वो साइंटिफिक है अपने अपने तरीके से, तो हम सही और गलत पर का जज नहीं कर सकते हैं। हर समाज अपने अपने जो नियम कानून कायदे बनाए हैं वो साइंटिफिक तरीके से ही बनाते हैं। किसी समय के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद हो सकता है कि वो जो साइंटिफिक चीज़ें हैं अब वो उतना मायने नहीं रखती है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो समाज को ध्यान में रखते हुए होता है, ये कहने का है। इसीलिए भाषा को जो है, मातृभाषा को माँ के समकक्ष रखा गया है। माँ के समकक्ष रखने से का मतलब ये है कि जैसे हम एक बच्चा के लिए, एक नवजात शिशु के लिए माँ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और पूरे जीवन एक बच्चा के लिए माँ का स्थान सबसे सर्वोपरि होता है, क्योंकि उससे उसका फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट है, ब्लड रिलेशन है। तो इमोशनल अटैचमेंट वो बर्थ, जन्म से पहले से हो जाता है माँ से। ठीक वही चीज़ जो हमारी चेतना विकसित होती है वो मातृभाषा में विकसित होती है। तो हमारा जो संबंध है मातृभाषा से, वो संबंध जो दूसरी भाषा, जो हम सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज जो सीखते हैं, उनसे अलग होता है। तो मनुष्य की चेतना मातृभाषा में विकसित होती है, ये कहने का तात्पर्य है। आइए इसके बाद पैरा चेंज करके मैं ये, वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी भाषा का बढ़ता वर्चस्व दुनिया के कई भाषाओं के लिए खतरा बन गया है। देखिए ये भी एक सत्य है कि अपनी भाषा को प्रयोग में जब हम नहीं करते हैं, प्रयोग में उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक दूसरी भाषा जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो आ करके धीरे धीरे हमारी भाषा को प्रभावित करते जाती है। उदाहरण के लिए, हम अगर हिंदी बोलने में संकोच करेंगे, अगर भोजपुरी बोलने में संकोच करेंगे, तो हमारी भाषा का जो रूप है ये बिगड़ने लगेगा। जब समाज के बहुसंख्यक लोग जब भोजपुरी बोलने से कतराएंगे, अगर उनकी मातृभाषा भोजपुरी है, तो फिर क्या होगा कि भोजपुरी आपके जीवन से ही नहीं, समाज से में भोजपुरी का लॉस होगा, ह्रास होगा। क्यों? जो डोमिनेंट लैंग्वेज है आ करके फिर भोजपुरी में मिल जाएंगी। तो जब मिलेगी तो नुकसान किसका होगा? तो आपका नुकसान होगा। और किस स्तर पर नुकसान होगा? आपका समाज के स्तर पर नुकसान होगा, संस्कृति के स्तर पर नुकसान होगा, धर्म के स्तर पर नुकसान होगा। क्योंकि भाषा अकेले नहीं होती है, भाषा अपने आप में धर्म को, परंपरा को, समाज को, संस्कृति को, सबको लेकर चलती है। तो जब एक भाषा किसी दूसरी भाषा को दबाने लगती है, तो सिर्फ भाषा ही नहीं जाता है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के धर्म, वहाँ के संप्रदाय, वहाँ के सोच, वहाँ के विचार जो भी है वो सब कुछ लेकर जाती है। तो इसी तरह धीरे धीरे क्या होता है कि एक डोमिनेंट लैंग्वेज एक छोटी भाषा को, या एक ऐसी भाषा जिसके बोलचाल बोलने वाले कम हैं, उस भाषा को
की जो अस्तित्व है उसको समाप्त कर सकती है, एक नई भाषा वहाँ उत्पन्न हो सकती है। तो वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी भाषा का बढ़ता वर्चस्व दुनिया के कई भाषाओं के लिए खतरा बन गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। विविधताओं से भरी अपनी धनी सभ्यता संस्कृति वाला भारत आज अपनी देशी भाषाओं को खोते चला जा रहा है। ये सही बात है। भारत को, इंडिया को लिंग्विस्टिक एरिया कहा गया है। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां, उपबोलियां हैं, इन सब पर अंग्रेजी का, इन सब पर प्रभाव इतना तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है कि लोग, नया जनरेशन जो है वो जान ही नहीं पा रहा है कि हमारी मातृभाषा की में क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारे ऐसे कई सारे मित्र हैं जो आते तो हैं बिहार से, बिहार के खगड़िया जिला से आते हैं, मिथिलांचल से आते हैं, लेकिन अगर सच बताए तो उनको मगही बोलने, उनको मैथिल में बात करने में परेशानी होती है, उनको भोजपुरी में बात करने में परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस जगह से, उस भाषा से वो कटते जा रहे हैं, वो अपने दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर धीरे 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 उनकी चेतना में जो है वो अंग्रेजी, हिंदी, यानी जो भी डोमिनेंट लैंग्वेज है वो आ रहा है। मैंने कई ऐसों को देखा है कि वो, उनका जो पैतृक निवास है वो आते तो है भोजपुरी बहुल क्षेत्र से, जैसे आरा, छपरा, बनारस, बलिया से आते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप 10 मिनट भोजपुरी में बात करिए तो परेशान हो जाते हैं, नहीं करते हैं, हिंदी पर आ जाते हैं, इंग्लिश पर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, कोड उनका स्विच हो जाता है। तो ये क्या है? ये किसका सूचक है? ये उसी का सूचक है कि आप अपनी जड़ों से कट रहे हैं। और ये सही है कि गलत है, आप इसका खुद अंदाजा लगाइएगा। मैं कहा कि भाषा अकेले नहीं चलती है, कोई भाषा अपने साथ समाज, संस्कृति, धर्म, संप्रदाय, चेतना सब कुछ लेकर चलती है। तो अगर आपकी भाषा खत्म हो रही है तो इन सारे मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है। और अगर किसी दूसरे भाषा का प्रभाव आप पर पड़ रहा है तो उस धर्म का, उस संस्कृति का, उस परंपरा का भी प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, और ये ना चाहते हुए भी पड़ रहा है। आधुनिकीकरण के नाम पर हम अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। पढ़े लिखे आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग को यह समझना होगा कि जब भाषा से समाज, संस्कृति, धर्म, चेतना आदि का निर्माण हुआ है तो भाषा के विलुप्त होने से उपरोक्त सभी मूल्यों का विनाश भी हो सकता है। अतः अपनी पहचान, सभ्यता, संस्कृति की रक्षा के लिए देसी भाषाओं का संरक्षण नितांत आवश्यक है। अपनी पहचान, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, संप्रदाय आदि बहुमूल्य संपदाओं को बचाने के लिए भारत में देशी भाषाओं का संरक्षण, और संरक्षण का मतलब सिर्फ कागजों में संरक्षित करके नहीं होगा। संरक्षण का मतलब आम बोलचाल के जीवन में उसका प्रयोग, अपने घरों में उसका प्रयोग करना ही होगा। नहीं तो आप कितना भी शोर मचा लीजिए कि हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म हो रही है, वो खत्म होगी, वो एक प्रोसेस है। अगर उन सबको आपको सहेजना है तो पहले अपनी भाषाओं को सहेजिए। कहने का अर्थ मेरा ये है। ये जो मैं लेख लिखा हूँ ये उसी दिशा में एक प्रयास है जिसमें मनुष्य के जीवन में मातृभाषा का क्या महत्व है ये इसमें प्रकाश डाला गया है। तो चलिए अब इस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, भाषा जो है ये मनुष्य के जो मस्तिष्क में, जो हृदय में जो विचार होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है। मानव सहित इस ग्लोब के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, उन सबके पास कम्युनिकेशन सिस्टम है। मानव का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो साइंटिफिक है, वो स्ट्रक्चर्ड है। उनकी ध्वनियों को हम लिपिबद्ध कर दिए हैं, उनको हम संरक्षित कर लिए हैं, संग्रहित कर लिए हैं। इसलिए मानव का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भाषा हो गया, वो बोली हो गई। और जो मानव के अलावा जो जानवरों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो लिमिटेड है, वो उतना साइंटिफिक नहीं है, वो जेनेटिक है। इसलिए उनकी जो भाषा है वो विकसित नहीं हो पाई। लेकिन भाषा सबके पास होता है। तो हम यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि मानव की जो भाषा है
वो क्यों विकसित हो गई? क्यों? क्योंकि उसने अपने ध्वनियों को संग्रहित कर लिया, अब रूल्स रेगुलेशन को संग्रहित कर लिया, साउंड को सिंबल प्रोवाइड कर दिया, रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करके, और एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर लिया। तो भाषा के रूप में आज हम जिसको बोल रहे हैं, आज दुनिया में ऐसे ऐसे करके लगभग 7,500 भाषाएं बोली जाती है भारत, पूरी दुनिया में 7,500 भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जो अभी भी उनको लिपिबद्ध नहीं किया गया है, लेखन में नहीं है, वो सिर्फ बोली ही जाती है। और एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% लैंग्वेजेज पर खतरा मंडरा रहा है। क्यों? तो दुनिया के कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो इतनी विकसित हो गई है कि जो वो जितने छोटी छोटी देशी भाषाएं हैं, जितने छोटी भाषा कहने का अर्थ इतना मत, बस इतना समझिएगा कि उसके बोलने वाले कम हैं, वो बहुत कम जियोग्राफिकल एरिया में बोली जाती है, तो वो छोटी भाषा। नहीं तो भाषा छोटी और बड़ी नहीं होती है, भाषा भाषा होती है, भाषा पावर होता है। तो आम बोलचाल के जीवन में छोटी भाषा बड़ी भाषा कहने का अर्थ यही होता है कि जिसको बोलने वालों की संख्या कम है, जो लिमिटेड एरिया में बोली जाती है, वो छोटी भाषा हो गई। जो डोमिनेंट लैंग्वेज उसको बोलेंगे जो दुनिया में वर्चस्व फैला रही है अपना, जिसमें विज्ञान है, जिसमें कला पुस्तकें हैं, विज्ञान की पुस्तकें हैं, कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग हो रहा है, ज्ञान विज्ञान पठन पाठन की जो भाषा बन गई है पूरी दुनिया में, उसको बड़ी भाषा कह सकते हैं ये समझने के लिए। तो दुनिया के 90% लैंग्वेजेज पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? कुछ चुनिंदे ऐसे भाषा है जो इतना ज़्यादा विकसित हो गया है उसके कारण, जैसे अंग्रेजी, चाइनीज, जापानीज, हिंदी। तो ऐसी कुछ भाषाएं हैं जो अपने ही देशी भाषाओं को, जहां उसका जड़ है, जहां उसका रूट है, वो अपने देशी भाषाओं को वो डोमिनेट कर रही है, और धीरे 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 वो विलुप्ति के कगार पर है। भाषा विलुप्त और भाषा का मरना से तात्पर्य ये है कि जब उस भाषा का प्रयोग करने वाले लोग जब नहीं रहेंगे, बोलने वाले लिखने वाले नहीं रहेंगे, तो उस भाषा को मरी हुई भाषा मान लेंगे, एक्सटिंक्ट लैंग्वेज मान लेंगे, इंडेंजर्ड लैंग्वेज मान लेंगे। तो 90% इंडिजिनस लैंग्वेजेज जो है, जो देशी भाषाएं हैं, वह विलुप्ति के कगार पर है। उसके बोलने वाले और प्रयोग करने वाले बहुत कम बचे हुए हैं, इंस्टिंक्ट लैंग्वेज है। और ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत भी है, ये भी आम बोलचाल के जीवन में बहुत प्रयोग में कम हुआ है। तो ये अब सिर्फ स्कॉलर्स का लैंग्वेज बन के रह गया है। यानी कि चूंकि ये, इसलिए इसको मरी हुई भाषा इसलिए नहीं कहेंगे कि शादी विवाह में, धार्मिक रीति रिवाज में, हिंदू धर्म में संस्कृत में होता है, हमारे जो वेद पुराण है सब संस्कृत में लिखा है, जो ग्रंथ है संस्कृत में लिखा हुआ है, तो उस पर्पस से लोग संस्कृत सीखते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये भी एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस के कगार पर पहुंच गई है, और दुनिया में मात्र 1% लोग ऐसे हैं, खास करके भारत में कहें 1% से भी कम ऐसे लोग हैं जो आप संस्कृत अपने व्यवहार में ला रहे हैं और पठन पाठन में ला रहे हैं। तो कम है तो एक्सटिंक्ट लैंग्वेज कहा जाएगा, लेकिन मरी हुई भाषा, डेड लैंग्वेज नहीं है ये। डेड लैंग्वेज तब कहा जाएगा जब उस भाषा के बोलने वाले बिल्कुल नहीं बचे, अब वो एकदम एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसको डेड कहे जाएंगे कहते हैं। चलिए, तो अध्ययन की सुविधा के लिए भाषा को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला संकेत भाषा और दूसरा वाचिक भाषा। मैं इसकी जी चर्चा पहले के वीडियोज में भी कर चुका हूं कि भाषा को अगर अध्ययन की सुविधा के अनुसार बांटें, तो अध्ययन की सुविधा के लिए ध्यान रखिए, भाषा में कोई बंटवारा, किसी भी चीज में कोई बंटवारा नहीं होता है, हम उसको बांटते हैं बस केवल अपनी सुविधा के लिए। तो ठीक हम अपने स्टडी के पर्पस से हम लैंग्वेज को क्लासिफाई करते हैं, तो ब्रॉडली 2 तरह की भाषा हो सकती है, एक संकेत भाषा हो सकती है और एक वाचिक भाषा हो सकती है। संकेत भाषा का प्रयोग जैसे कि आप कोई कलर दिखा करके, गेस्चर पोस्चर का को शो करके जब हम कोई मीनिंग निकालते हैं तो वो संकेत भाषा हो गई। जितने भी इम्बलम्स हैं, इमोजी है जो व्हाट्सएप वगैरह में आप भेजते हैं, ये सब संकेत भाषा के रूप में है। और वाचिक भाषा जिसको हम बोल सकते हैं, जो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जो लिपिबद्ध हो गई है, जो ध्वनियाँ लिपिबद्ध हो गई है,
वाचिक भाषा यानी जो बोलने से जो है, ओरल से संबंध है। तो देखिए, जितने भी मनुष्य के अलावा जो भी जानवर हैं वो एक तरह से वो सांकेतिक भाषा का ही सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मनुष्य दोनों का करता है, ये वाचिक भाषा का भी प्रयोग करता है और सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा का अगर प्रयोग आपको देखना है तो सबसे वो जैसे हवाई जहाज उड़ाने में, ट्रेन चलाने में जो भी कलर सिंबल से जो भी हम मीनिंग निकालते हैं, तो वो सब जो है, जैसे ग्रीन लाइट है तो ग्रीन लाइट जब जलाया जाएगा तो आगे रास्ता क्लियर है, तो ये संकेत हो गया। रेड लाइट जला दिया गया तो आप रुक जाइए, ये भी एक संकेत हो गया। तो आम जीवन में हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग जाने अनजाने में खूब करते हैं। मतलब हम समझिए कि सांकेतिक भाषा हर जगह करते हैं। आप घर से निकलिए, सांकेतिक भाषा में ही आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हो जाता है। आप भले उसको ध्यान नहीं दें, लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम अपने जीवन में खूब करते हैं और वाचिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। पठन पाठन लेखन बातचीत करने में वाचिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये है। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई कि भाषा क्या है, भाषा कितने तरह के होते हैं। अब एक बात, थोड़ी सी बात करते हैं कि जो भाषा है इसके उत्पत्ति के संबंध में या भाषा के संबंध में जो विद्वानों का जो विचार है, तो ब्रॉडली इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल है। एक वर्ग ये है, विद्वानों का एक वर्ग ये मानता है कि भाषा पूरी तरह समाज का देन है, यानी कि हम भाषा पूरी तरह समाज से सीखते हैं। हम पहले जन्म से हमारे पास कुछ नहीं होता है, तभी तो हम जा करके कहीं भी कोई भाषा सीख सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हम शुरू के जन्म से लेकर के और 15 साल तक इंग्लिश हम पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन आज की जो हमारी पढ़ाई है इंग्लिश में ही होती है। तो इंग्लिश हम सीख लिए, तो कैसे सीख लिए? समाज ने सिखाई, प्रयोग ने सिखाया। तो एक वर्ग विद्वानों का एक ग्रुप है ये जो मानता है कि जो भाषा है वो मूलतः समाज का अंग है, समाज हमें देता है। लेकिन आधुनिक भाषा वैज्ञानिक जैसे चॉम्स्की हो गए, तो ये लोग मानते हैं कि नहीं, भाषा जो है वह एक इनबिल्ट कैपेसिटी है। लैंग्वेज इज द मतलब बाय बर्थ आपको मिली कैपेसिटी जो है उसको एक्वायर करने की, वो क्षमता आपको जन्म से ही मिलती है। और मानव मस्तिष्क में कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन्होंने प्रयोग करके, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, उन लोगों ने अपने प्रयोग से सिद्ध भी किया है कि भाषा जो है मस्तिष्क में भाषा के लिए क्षेत्र होता है, निर्धारित होता है। यानी कि आप जो मानव मस्तिष्क को आप लिंग्विस्टिक्स में जब स्टडी करेंगे ह्यूमन ब्रेन को, तो कई एरियाज ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कलर कंप्रीहेंशन के लिए, जो स्मेल कंप्रीहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन दोनों में जो है ये विवाद चलता रहता है। ज़्यादा साइंटिफिक चॉम्स्की वो कहते हैं कि मानव को, ह्यूमन बीइंग को लैंग्वेज फैकल्टी होता है, यानी कि मस्तिष्क में एक इनबिल्ट कैपेसिटी होता है जिससे हम यूनिवर्सल होता है वो, जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। एक हाइपोथेटिकल डिवाइस ये समझ लीजिए कि एक क्षेत्र ऐसा है जो भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके नहीं होने से हम भाषा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इन विद्वानों में दोनों में मतभेद हैं, दोनों में कुछ कुछ समानताएं भी हैं और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है। तो बस आप समझिए ब्रॉडली कि दो ग्रुप होता है, ग्रुप है। एक को स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट है, संरचनावादी हैं, जो समाज पर मानते हैं, जो प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस से मानते हैं, जो बिहेवियर से मानते हैं कि ये बिहेवियर से सीखते हैं। और जो दूसरा कहता है कि नहीं, ये बिहेवियर वगैरह बहुत कम होता है, हमारे पास ऐसी कैपेसिटी है जो हम बहुत कम रूल्स रेगुलेशन को एक्वायर करके बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। और चॉम्स्की जी से इस बातों को, स्ट्रक्चरलिस्ट और बिहेवियरिस्ट को काटने के लिए चॉम्स्की एक सवाल पूछते हैं, प्लेटो प्रॉब्लम जिसको बोला जाता है। वो ये कहते हैं कि अगर हम समाज से ही सीखते हैं, अगर हम बिहेवियर से ही सीखते हैं,
तो बहुत ही कम मात्रा में हमें इनपुट मिलता है। बच्चे को आप हाथ पकड़ के लिखने तो सिखाते हैं, थोड़ा बहुत बोलने सिखाते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन से बच्चा हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस बना सकता है। तो प्लेटो प्रॉब्लम में यही है कि मतलब with limited rules regulation how we can produce limitless sentences, limitless communication systems, यानी कि जो है बहुत कम रूल्स रेगुलेशन में हम इतना ज़्यादा कैसे सीख लेते हैं, ये एक सवाल है, एक समस्या है। और फिर उसके रिप्लाई में कहते हैं कि ये इसीलिए सीख लेते हैं कि ह्यूमन माइंड में लैंग्वेज एक्वायर करने की एक कैपेसिटी होती है। तो बेसिकली दो ग्रुप चलता है। और नॉम चॉम्स्की बहुत फेमस हैं, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं, जिनका वर्क जो है बहुत साइंटिफिक है। उनका वर्क बायोलॉजी को सपोर्ट करता है, साइकोलॉजी को सपोर्ट करता है, उनको न्यूरोलॉजी को सपोर्ट करता है, और वो सब प्रूफ कर दिए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसी तरह से मानव भाषा को अर्जित करने में सफल रहा है। लेकिन सफल तो रहा है, लेकिन अगर दोनों ग्रुप अगर किसी एक चीज पर सहमत होते हैं तो ये है कि जो मनुष्य के पास जो ये वाक तंत्र है, यानी जो श्वसन तंत्र है, इसकी जो बनावट ऐसी है कि लैंग्वेज एक्वायर करने में, लैंग्वेज प्रोडक्शन करने में ये बहुत ही योग्य है। दूसरे जानवरों का जो वोकल फोल्ड्स होता है वो उस काबिल नहीं है कि अपने ध्वनियों को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ सके, उल्टा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, वैसा उनके पास वोकल फोल्ड्स नहीं मिलता है। और हमें मनुष्य को जो वोकल फोल्ड्स मिला है, जो श्वसन तंत्र मिला है, यह उस काबिल है, उस योग्य है कि अपने ध्वनियों को तोड़ सके और अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस कर सके। तो इन दोनों पर लगभग समान मत है। तो ये तो रहा कि भाषा कैसे विकसित हुई, और भाषा विकसित करने में जो वाक तंत्र है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद मानव की भाषा जानवरों की भाषा से अलग है, ये बात हम चर्चा कर चुके हैं किसी ह्यूमन लैंग्वेज कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल लैंग्वेज के डिफरेंसेज है। तो चलिए अब एक चर्चा कर लेते हैं कि जो मनुष्य है और जो मातृभाषा है उसका जो संबंध मैंने कहा था, ये आप देख सकते हैं कि मनुष्य का संबंध मातृभाषा से ऐसा जुड़ जाता है कि न चाहते हुए भी कभी कभी हमें शब्द अपने मुंह से उच्चारित हो जाते हैं जिसको कि हम ना चाहते हुए भी बोल देते हैं। और कब, जैसे कभी आप डर गए, कभी आप खूब खुश हुए, तो उस समय जो आपके अचानक जो स्पॉन्टेनियसली कोई साउंड आप निकालते हैं, कोई फ्रेज आप बोलते हैं, तो जनरली वो जो होता है वो आपके मदर टंग का होता है। जैसे कि आप भीड़ में जा रहे हैं, चाहे सांप दिख गया अचानक, तो कहते अरे बाप रे। तो अरे बाप रे ये कहाँ से बोले? आप लाख इंग्लिश बोलते हैं, लाख आप फ्रेंच सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब भी अचानक डर गए तो आपका जो चेतना में बैठी हुई भाषा है उसी के शब्द, उसी के फ्रेज निकलता है, अरे बाप रे। जैसे भोजपुरी के सेंस में अरे बाप रे, अरे माई रे, ये जो शब्द ये निकलते हैं ऐसे शब्द, तो ये शो करता है कि आपकी जो चेतना में जो पहली भाषा है वो आपकी मातृभाषा, वही भाषा मातृभाषा है, और वो बैठ गई है, जिसको आप ना चाहते हुए भी कभी कभी उच्चारित कर देते हैं। ये इसलिए कि जैसे व्यक्ति जब ज़्यादा दुख में होता है तो अपने रूट को याद करता है, अपने जड़ों को याद करता है, अपने माता पिता को याद करता है, अपने बचपन को याद करता है। ये स्वाभाविक है। उसी तरह जब भी आप उस फीलिंग्स में जाते हैं तो अपने मातृभाषा को आप याद कर लेते हैं और मातृभाषा के शब्द आपके दिमाग में गूंजने लगते हैं। तो ये ऐसा जुड़ाव है जो माँ के समकक्ष इसको रखा गया है। एक बात बताऊं, एक सर्वे किया था मैं अपने क्लास में ही, 50 लोग थे हमारे क्लास में। तो बस जांचने के लिए, और जो मैं सोच रहा हूं और जो मैं लिखने वाला हूं इसको प्रूफ करने के लिए एक मैं प्रयोग किया। प्रयोग ये था कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप सब लोग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई
कहीं कहीं से आया है, और सबकी जो मदर टंग है, मतलब दे ऑल हैव डिफरेंट मदर टंग्स, डिफरेंट कोड्स। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए, हम लोग की एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश तो हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब लिखने में या आपस में जब टीचर से बात करना होता है, कोई मतलब ऑफिशियल यूज इंग्लिश का होता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि लेट अस डू अ वर्क, नाउ वी विल स्पीक ओनली इन हिंदी ओनली फॉर 15 मिनट्स, यानी कि हम लोग 15 मिनट जो है हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, एक भी शब्द अंग्रेजी के नहीं होने चाहिए उसमें। और सब लोग 15-20 मिनट तक एक दूसरे से जो भी बात करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी के शब्द भी ही आने चाहिए। मैंने देखा, तो मैंने जब पूछा लोगों से कि आप सफल हुए कि नहीं, 95% लोग सफल नहीं हुए। 5% ऐसे लोग जो थे जो सफल हो पाए, कि जब एक दूसरे से बात करते थे तो अंग्रेजी के कोई ना कोई शब्द आ ही जाता था, अचानक उनके मुंह से वो पूरा संभल के बोलते थे तो भी अंग्रेजी के शब्द निकल जाते थे। जैसे वो मेरा बहुत क्लोज है, वो मेरा बहुत करीबी नहीं है, वो मेरा बहुत क्लोज है। अरे यार बहुत टेंशन हो गया, मुझे बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस में जी रहा हूँ। तो ये जो शब्द है स्ट्रेस, टेंशन, क्लोज, ठीक है, मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मदद की ज़रूरत नहीं है आपको, हेल्प चाहिए। तो ये जो है, ये प्रयोग जो है मैंने इसलिए किया कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये सही है? तो बिल्कुल सही है कि हम इतना ज़्यादा अपने जीवन में, हम लोग जो पठन पाठन में इंग्लिश प्रयोग करते हैं वो इतना ज़्यादा बसा लिए हैं, अब इतना ज़्यादा उसमें हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं कि अपनी जो शुद्ध देशी भाषाएं हैं, या चलिए ना हिंदी है, हिंदी बोलचाल के क्रम में कई लोग, आप हर सेंटेंस में एक इंग्लिश का एक वर्ड प्रयोग करते हैं। और इसको देख करके मुझे पता चल गया कि जो अब हमारी जो भाषा है उस पर जो अंग्रेजी का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे जीवन में अंग्रेजी का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। आप एक साधारण एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर, इवन न्यूज़पेपर आपको हिंदी के जो अखबार होते हैं वो भी अब जो अपना हेडिंग डाल रहे हैं, गजब के हेडिंग डाल रहे हैं। जो देखिए, मैं हेडिंग बोल रहा हूँ, शीर्षक जो है डाल रहे हैं कि एडमिशन नहीं होने से पेरेंट्स टेंशन में हो गए, मतलब एडमिशन नहीं होने से पेरेंट टेंशन में, तब वो अपना आर्टिकल लिख रहे हैं। या वो उनका हेडिंग ऐसा भी मैंने देखा कि है कि 3 दिनों से गर्ल्स का प्रोटेस्ट जारी है, 3 दिनों से गर्ल्स का प्रोटेस्ट जारी है। तो भाई गर्ल्स अ प्रोटेस्ट 3 दिनों से, हिंदी गर्ल्स का प्रोटेस्ट, अंग्रेजी जारी है हिंदी, मतलब 3 दिनों से लड़कियों का धरना जारी है। ये कहना उनका कहने का मतलब तो ये है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 3 दिनों से गर्ल्स का प्रोटेस्ट जारी है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो रिपोर्टर है, न्यूज़ जो लिख रहा है, उसके जीवन में इतना ज़्यादा अंग्रेजी का प्रभाव हो गया है कि वह जब हिंदी का जो समाचार पत्र लिख रहा है उसको हिंदी के शब्द ढूंढने में परेशानी हो रही है। या फिर हो सकता है कि वो सहज लिखने के लिए, सहजता में वो ऐसा कर रहा हो, तो वो सहजता में भले करें, लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि हम अपनी भाषा से कतरा रहे हैं, अपनी भाषा के प्रयोग से बच रहे हैं, और जो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है अंग्रेजी का, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। खैर, ये समझने की बात है कि क्या है। तो ये हो गया। अब इसमें हाँ, एक चीज़ और, मेरा अंतिम पॉइंट ये होगा कि कैसे हम जो देशी भाषाएं हैं, जो मातृभाषा है, वो परिष्कृत भाषाओं से, मैं ये दिखाने का प्रयास किया हूँ इस आर्टिकल में कि जो मातृभाषा होती है उसमें जो शब्द संपदा होती है, यानी कि जो वोकैब्स होते हैं, वो किसी परिष्कृत भाषा से और ख़ास करके अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा
धनी है हमारी मातृभाषाएं, जितनी भी हैं हमारी जो देशी भाषाएं हैं, एक ही शब्द के लिए कई कई अर्थ, एक ही अर्थ के लिए कई कई शब्द पड़े हुए हैं। किसी एक वस्तु को शो करने के लिए, दिखाने के लिए कई कई शब्द हमारे पास है जो कि दूसरे भाषा में नहीं है। उसको एक दोष के रूप में भी कहा जा सकता है। और हमारे टीचर हैं, एक बहुत विद्वान है सामाजिक भाषा विज्ञान सोशियो लिंग्विस्टिक्स के, वो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं वो, कि एक बार दो लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो एक लड़का दूसरे लड़के को गाली दिया, और वो गाली क्या दिया, बड़े ही रोचक गाली दिया। वो सर हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक लड़का दूसरे लड़का को गाली दिया कि शट अप साले स्टॉप योर टें, शट अप साले स्टॉप योर टें, और डांटा, गाली दिया साले। साला जो शब्द है ये गाली है, सामान्य अर्थ में ये गाली है, मतलब साला गाली इसको नहीं कहेंगे, लेकिन प्रयोग गाली के रूप में लोग करते हैं। साला तो एक रिश्ता है, लेकिन बाकी साला को छोड़ करके बाकी सारा प्रयोग वर्ड जो है, शटअप साले, स्टॉप योर टें माने वहीं जो बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है वो, उसको बंद करने के लिए कहा। लेकिन शटअप ब्रदर इन लॉ नहीं बोला, शटअप साला बोला। सर इसको एनालाइज किए तो बोले कि वो इसलिए बोला, वो भले अनजाने जाने में जो भी जैसे भी बोला, क्योंकि जो अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ का अर्थ होता है वह साला को भी शो करता है और जीजा को भी शो करता है। यानी कि सामान्य अर्थ में ब्रदर इन लॉ जो है अंग्रेजी में दोनों रिलेशन को शो करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदी है, चाहे देशी भाषा है, उसमें साला के लिए, जैसे जिसको सार कहते हैं, सार के लिए अलग साला, और जीजा के लिए अलग शब्द है पाहुन, मेहमान, कहीं कहीं अलग अलग शब्द से डिनोट करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ दोनों के लिए है। तो अगर वो लड़का शटअप ब्रदर इन लॉ कहता तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाता कि वह साला कह रहा है कि जीजा कह रहा है। तो सर यही बताया कि देखो कैसे हमारी जो मातृभाषा है, कैसे जो हमारी भाषा है, वो उन भाषाओं से कैसे ज़्यादा शब्द संपदा को रखी हुई है कि हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए अलग अलग शब्द भी है। जैसे कि मैंने कुछ कंपैरिजन किया हो, जैसे खाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द ईट है, सामान्य अर्थ में ईट है, चबाने के लिए च्यू है। लेकिन देखिए भोजपुरी में खाने के लिए खाइल, घोंटल, चाभल, चूसने के अर्थ में, यानी जो चूस के जो खाया जाता है, चूसल, चाभल। जैसे गन्ना खाते हैं तो चाभते हैं गन्ना, आम खाते हैं आम चूसते हैं, आप आम खाते नहीं, हम आम चूसते हैं। कचरल, ज़्यादा खाना, कुछ दाने के रूप में खाना। हुरल, हुरल, ठूसल, लीलल, निकियावल, टुंगियावल, ये सारे शब्द है। और अलग अलग क्रिया जो है ये अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। मिर्च टुंगियाते हैं हम लोग, दाना हम लोग निकियाते हैं, खाने के सेंस में प्रयोग होता है। कचरल यानी खूब ज्यादा खा लिए। ठूसल, जब जैसे माँ जब क्रोधित होती थी तो ल ठूस, ल हुरा, तो मतलब क्या, ल खा लीजिए, खा लीजिए, तो ल ठूस, बहुत भूखाइल बड़ा, ल ठूस। तो ठूसा का मतलब क्या, कोई ऐसा थोड़े है कि लाठी डंडा से ठूसा, ठूसा मैंने खा लो। तो खाने शब्द के लिए ठूसने का प्रयोग किया गया, हुरना का प्रयोग किया गया। कचरल, कचरना का प्रयोग, टुंगियाना, निकियाना, चाभलना, चूसना, घोटना, लीलना, अलग अलग प्रयोग है, क्रिया अलग अलग है, लेकिन सब ये खाने के लिए भी प्रयोग हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि हमें ठूसने के लिए दिया जा रहा है, यानी हमें खाने के लिए ही दिया जा रहा है। तो ये देखिए अलग ढमना है। जैसे भगाने, किसी को भगा देने के लिए भगाना, भगावल, खेदल, चहेटल, बेलावल, दुरदुरावल, हुरपेटल, बगेदल, सब भगाने के सेंस में आ रहा है। भगा दीजिए, दूर भगाने के लिए चहेट दीजिए, खेद दीजिए, भगा दीजिए, बेला दीजिए, दुरदुरावल, हुरपेटल, बगेदल, ये सब है। आमंत्रण के लिए देशी शब्द जैसे बुलावा, बुलावा, अंग्या, कहाव, पूछल, पुछाव, ये अलग अलग शब्द है। और भी सारे अलग अलग मातृभाषा में अलग अलग शब्द होते हैं, देशी भाषाओं में।
मानवीय संबंधों के लिए माँ के लिए देखिए माता, माई, मम्मी, दादी, दादी के लिए दादी, आजी, ईया, बुढ़िया माई, नानी के लिए नानी माँ, नानी, पिता के लिए पिताजी, बाबूजी, बाऊजी, पापा, बाबू, चाचा के लिए काका, चाचा, मामा के लिए मतलब मामा के लिए भी देखिए अंकल शब्द जो है अंग्रेजी में सबके लिए होता है, मतलब जो पिता नहीं है, जो चाचा को भी शो कर देते हैं ताऊ, अंकल कह के, मामा को भी अंकल कह के शो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ मामा अलग होते हैं और चाचा अलग होते हैं और बहुत दूर के दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो मौसा, अच्छा फूफा, और अंग्रेजी में इन सब के लिए अंकल का प्रयोग होता है जनरली। तो इससे देखिए, इससे मैं ये बताना चाहता हूँ इस पॉइंट से ये बता करके कि जो हमारे यहाँ की जो देशी भाषाएं हैं उसमें शब्द संपदा ज़्यादा है और वो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। फिर देशी भाषाओं के जो साहित्य होते हैं वो परिष्कृत भाषाओं के साहित्य से बहुत रिच होता है। आप देखिए कि जो हिंदी का जो साहित्य है वो हिंदी का साहित्य मूलतः हिंदी जो खड़ी बोली है उसका साहित्य नहीं है। आप चले जाइए, आप उठा लीजिए 1000 ईस्वी के बाद जो भी जो साहित्य निर्माण हुआ है हिंदी में, तो वो तो भाषाओं का साहित्य है। ब्रज भाषा, अवधी, मगधी, इन सब भाषाओं में लिखा गया है। ब्रज भाषाओं में हिंदी का आधा से अधिक साहित्य तो ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो ये 18वीं शताब्दी के बाद से खड़ी हिंदी में जो साहित्य आ गए तो आ गए, नहीं तो उसके पहले जो भी लिखे हैं आप देख लीजिए ना, भक्ति काल में जितने भी कवि हैं वो रसखान हुए, आपका तुलसीदास, कबीरदास, ये सब लोग किस भाषा का प्रयोग किए हैं? वो देशी भाषाओं का साहित्य है, वो हिंदी के नाम पर आज भी पढ़ाया जाता है। तो ये जो विकसित भाषा है उससे कम, उसमें कम साहित्य होता है अभी भी, और जो देशी भाषाएं हैं, जो मातृभाषाएं हैं, उसका साहित्य ज़्यादा है। तो ये बात है। कहानियों के माध्यम से, कहावतों के माध्यम से, मुकरियों के माध्यम से हमारा साहित्य संरक्षित है। मैंने उदाहरण के तौर पर एक भोजपुरी का एक कहावत मैं इसमें डाला हूँ, जेकरे माई पूरी पकावे ओकरे धियवा तरसे। जिस लड़की की माँ पूड़ी पका रही है, माने पूड़ी बना रही है, उसकी बेटी को खाने को नहीं मिल रहा है। ये एक सामान्य अर्थ में हुआ, लेकिन ये इसकी सार्थकता, इसका जो भावार्थ है वो बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत ही मार्मिक है। और जैसे किसानों की दशा को शो करने के लिए, जैसे आपको मजदूरों की दशा के शो करने के लिए ये कहावत बहुत सार्थक मालूम पड़ता है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसान अन्न उपजाते हैं लेकिन भूख के मारे मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो जेकरे माई पूड़ी पकावे ओकरे धियवा तरसे, इस कहावत से उस दृश्य को चित्रित किया जा सकता है कि किसान अन्न उपजाता है और उसी का बाल बच्चा भूख से मरता है। तो ये कितनी विडंबना है। मजदूर घर बनाते हैं, छत बनाते हैं, लेकिन उनको सर छुपाने का जगह नहीं मिलता है। तो इन कहावतों के माध्यम से हमारा साहित्य संरक्षित है देशी भाषाओं में। कबीरदास की दोहों के माध्यम से है। सबके बिहारी सतसई जो लिखे हैं उसमें क्या है, दोहा है, उसमें गागर में सागर कहा जाता है, यानी कि उसके भावार्थ बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं। वो समाज को आईना दिखाता है। तो जो देसी भाषाओं का साहित्य है वो बहुत ही रिच है, बहुत धनी है और साइंटिफिक है। तो ये है। अंतिम बात मैं इसमें ये कहा हूँ, कुछ उदाहरण दिया हूँ कि कुछ भाषा के विलुप्त होने से जैसे क्या कि, जैसे देखिए पाली भाषा बाद में कालांतर में चल के वो समाप्त हुई। पाली भाषा बस पठन पाठन की रह गई है, पढ़ाई होती है, केवल बोलचाल में प्रयोग नहीं होता है यहाँ। तो इसीलिए बौद्ध धर्म, जो पाली भाषा को, जिसमें बौद्ध धर्म जिसमें विकसित हुआ, गौतम बुद्ध के विचार जिसमें संरक्षित किए गए, तो पाली भाषा के विलुप्त होने से बौद्ध धर्म पर खतरा है। और भाषा जैसे देखिए, जो पूर्वी पाकिस्तान आज जो आप देख रहे हैं, जिसको बांग्लादेश के नाम से जो जाना जाता है, वो जो है भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा आंदोलन भी इसमें जिक्र है कि भाषा आंदोलन
अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए कैसे लोग देश का मांग कर दिए और देश ही बदल गया। और आज बांग्ला जो देश है उसकी मातृभाषा, उसकी अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है वो बांग्ला है, जबकि उस समय की पाकिस्तान की सरकार उर्दू वहाँ की मातृभाषा कह रहे हैं, जो लैंग्वेज है, स्कूल की लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज थोप रही थी। तो भाषा कहीं थोपी भी नहीं जाती है, जो आम जन की भाषा है उसी को आप लागू कर सकते हैं। तो भाषा को संरक्षित करने के उपाय भी कुछ कुछ मैं इसमें बताया हूं कि जैसे सरकार भी उपाय कर सकती है, संवैधानिक दर्जा दे सकती है, उसके साहित्य संरक्षित करा के जगह जगह विश्वविद्यालयों में उसके विभाग खोल दें, उसमें रिसर्च कराएं, जो भी उसमें अच्छी चीज़ें हैं वो रिसर्च के माध्यम से समाज में लाएं। जैसे कहावतें हैं, दोहा हैं, मुकरियाँ हैं, जो साइंटिफिक है, जो समाज का आईना है, उस शोध के माध्यम से उसको बाहर लाएं समाज में। तो ऐसे सरकार प्रयास कर सकती है, संवैधानिक मान्यता दे करके, उस प्रोत्साहन दे करके। और आम जीवन में हम जो सामान्य मानव है ये कैसे प्रयास कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को खुद अपने भी मातृभाषा का प्रयोग करने में संकोच नहीं करें, मातृभाषा का प्रयोग खूब करें, अपने घरों में करें, बातचीत के लिए करें। देखिए, रोजगार के लिए कोई भी भाषा सीखिए, दुनिया के हर भाषा में ज्ञान होता है। आप ज्ञानावर्धन के लिए आप कोई भी भाषा सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, जर्मन सीखिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसी के माध्यम से अगर आप अपनी भाषा का त्याग कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीखिए, कोई बात नहीं है, फ्रेंच सीख रहे हैं, सीखिए, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा है कि भोजपुरी भूल जाइए, हिंदी भूल जाइए, आप हिंदी का प्रयोग ही मत करिए। तो इससे क्या होगा कि इससे आप अपनी पहचान खो दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति, जो समाज अपना पहचान खो देता है तो तुरंत दूसरा समाज उस पर हावी हो जाता है। जो भाषा अपनी पहचान खो देती है तुरंत दूसरी भाषा उस पर हावी हो जाती है और उसको ये कर। तो जैसे समाज में सब कुछ बराबर है, अगर एक नीचे हुआ तो ये यहाँ आ जाएगा, ये उसका एक सिद्धांत है, एक है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है, ये बहुत ज़रूरी है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दिया जाए बच्चों को स्कूल में। हम अपने जीवन में उसका खूब प्रयोग करें, कहानियाँ जो भी पहले से प्रचलित है उसको पढ़ें, उसके कल्चर को बाहर लाएं, उसके जो दोहे हैं उसका प्रयोग करें, आम जीवन में प्रयोग करें। आप देखे हैं दो बंगाली कभी मिलते हैं आपस में तो वो लोग बंगाली में बात करते हैं, लेकिन दो भोजपुरी के लोग मिल जाएंगे कहीं बाहर तो मैंने देखा है कि लोग या तो हिंदी चालू हो जाते हैं या तो इंग्लिश में बात करते हैं दिखाने के लिए। अरे भाई, भोजपुरी में बात करिए, भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है, इतनी मतलब जो भी है, मतलब जो आपकी मातृभाषा है उसका प्रयोग अपने जीवन में करिए, कहने का अर्थ ये है मेरा। तो ये कुछ सुझाव है, और आप अपने आप को कितने भी आधुनिक होने का दावा कर सकते हैं, करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आधुनिक होने के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा आप अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। और जब व्यक्ति ज़्यादा दुख में होता है, जब समाज, कोई दूसरा समाज उसको तिरस्कृत करता है, तो उसको अपना रूट याद आता है, अपना गांव याद आता है। तो अपनी गांव से, अपने बुजुर्गों से मत कटिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने भाषा का पहचान बरकरार रखिए। इस पूरे लेख का, इस जो आर्टिकल है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको आपके सामने बताया हूँ। ये 10-12 पेज का है और इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। अगर आप इसे कमेंट में अगर आप चाहें तो इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन जो मैंने सुझाव दिया वो ये एक सुझाव है, आप इसको सुझाव, आप भी अपना सुझाव कमेंट में लिखिए, कमेंट करिए, और फिर चर्चा होगी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स सीरीज में। तो ये जो सीरीज था लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स का सीरीज था, जिसमें मातृभाषा, व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति का अन्योनाश्रय संबंध पर हम चर्चा किए। तो धन्यवाद। अगर ये आपको सीरीज पसंद है थोड़ा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ऐसे वीडियोज, ऐसे ऐसे डिस्कशंस होते रहेंगे रोज। आजकल ऑनलाइन ये वीडियो ऑडियोज का ज़माना है, तो आप कहीं भी हैं, आप हमसे वीडियो के माध्यम से बात करिए, कमेंट में करिए। तो धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।